नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जूले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीती 12 तारीख को ये पीछे बैकग्राउंड में मेरे जिस आदमी की आप तस्वीर देख रहे हैं उसके अरेस्ट की कॉल दी थी। और तो मैं अपने कॉल के मुताबिक 12 अक्टूबर सुबह कर्तव्य पथ पे पहुंचा और वहां पे पहुंचते ही 5-10 मिनट में ही बहुत सारे पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया। पहले तो वो आराम से बात कर रहे थे क्योंकि वो सारे जानते थे कि मैं वहाँ पहले भी आ चुका हूँ और मणिपुर के मुद्दे पर और देश के जो बाकी और अनेक गंभीर मुद्दे हैं उन सब पे मैंने काफ़ी काम किया है और उस पर पहले भी एक बार अप्रैल में प्रोटेस्ट कॉल दी थी। 11 और 12 तारीख की मेरी कॉल थी जिसमें से कि 12 तारीख को हमने ये कॉल दी हुई थी कि हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और के गिरफ्तारी के लिए हम जाएंगे और इसलिए कर्तव्य पथ से वहां जाना था। 10 तारीख रात को पुलिस वालों का मुझे एक मैसेज आता है कि यहाँ पे कोई भी कांग्रेगेशन, कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह अलाउड नहीं क्योंकि 163 BNS लगी हुई है। तो क्योंकि उसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन था और मुझे ये डर था कि 11 तारीख को अगर मैं वहां जाता हूँ तो ये 11 और 12 दोनों दिन के लिए ही जो है मुझे डिटेन कर सकते हैं। तो इसलिए 11 तारीख को मैंने कॉन्शियस कॉल ली और मैं वहां नहीं गया और मैंने इनको रात को ये कंफर्म किया कि 12 को मैं जरूर आऊंगा, चाहे मैं अकेले ही हूँ, मुझे पता नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर चाहे मैं अकेले ही आ रहा हूँ लेकिन मैं आऊंगा। और मैं चाहे वहां से कर्तव्य पथ से चल के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के घर जाके उनको एक लेटर दे के आऊं कि वो खुद ही जो है आत्मसमर्पण करे पुलिस या कोर्ट के आगे, क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं वो बहुत गंभीर हैं और देशद्रोह के ये उनके काम हैं और जिसके लिए उनको आज या कल, आज नहीं तो कल सजा तो मिलनी ही है। तो इसीलिए उनको ये मैंने चिट्ठी देने का एक प्लान किया था क्योंकि मुझे पता है कि उनको ऐसे अरेस्ट करना आसान नहीं होगा। जिस दिन लाखों करोड़ों की संख्या में आप लोग सभी आ गए उस दिन मुश्किल भी नहीं होगा। लाखों करोड़ों तो छोड़िए, 50, 60, 70 हजार भी अगर आप लोग आ गए तो कोई पुलिस, कोई महकमा, कोई भी जो है उस चीज को रोक नहीं सकेगा। खैर, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और बड़े ही एक वायलेंट तरीके से एक पुलिस वाले ने आके, स्कॉर्पियो में पुलिस वाला आया और उसने बहुत ही वायलेंट तरीके से मुझे स्कॉर्पियो में धक्का देके बिठाया बैक साइड पर और फिर उसके बाद मुझे कर्तव्य पथ थाने लेके जाया गया जहां 1-2 घंटे पूछताछ चली, मेरा रिटन स्टेटमेंट लिया। वो मेरे साथ बारे में सब जानते हैं, सब मैंने पहले रिटन में इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं क्यों आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या पर्पस है। लेकिन बड़ी देर वो चला, फिर मुझे वहां से ACP जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है उसके ऑफिस लेके गए तुगलक रोड पर 2 घंटे बाद तकरीबन। और वहां पे पहले तो 1-1.5 घंटा बिठा के रखा गया थाने के बिल्कुल बैक साइड पर डराने के लिए, जो भी व्हाटएवर। लेकिन जब फिर उसके बाद में ACP ने बुलाया, अंदर जाते ही जो भाषा, शब्दावली ACP ने इस्तेमाल करी, जो माँ बहन की गालियां वो निकाल सकता था, जो गंद आप इमेजिन कर सकते हैं कोई कह सकता है, वो सब उसने मुझसे कहा। यहाँ तक कि मुझे, जो इस देश के लिए सब कुछ कर रहा है, जिसने इस देश की सबसे बड़ी हथियारों की लूट को रोका, मुझे उस ऐसे इंसान को इस ACP ने टेररिस्ट कहा। ये जानते हुए कि मैं मजबूर हूं सरकार के कारण लोगों से उधार पे पैसे लेकर अपना जीवन व्यापन करने पर, ये जानते हुए कि ये दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति, कूटनीति के कारण इन्होंने मुझे मेरे घर से जो है फिलहाल बेदखल किया हुआ है। कोर्ट्स में जो है कोर्ट्स का इतना मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है कि आप वो ऑर्डर्स और जजमेंट्स देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोर्ट ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन शायद हैरान ना भी हो क्योंकि भारत में कोर्ट्स का ये एक अमूमन सा एक फंक्शनिंग स्टाइल बन गया है कि जस्टिस नहीं मिलता, आपको खरीदना पड़ता है अपना जजमेंट। एक केस तो मेरे साथ ऐसा मेरा चल रहा है जिसमें कि मुझे केस के कागज दिए बगैर ही, ये मैंने पहले भी शेयर किया था, मुझे केस के कागज आज तक नहीं मिले और मेरे खिलाफ ऑर्डर पास हो जाता है। और ये कानून की सबसे बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके खिलाफ है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिविजनल कमिश्नर, इन सबको इससे कोई मतलब नहीं है। आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर लीजिए, आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जाएगी, लेकिन
आपके खिलाफ जजमेंट, आपके खिलाफ डेफिमेटरी स्टेटमेंट्स, आपके खिलाफ आपकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने वाला सब कुछ किया जाएगा। वो सब इसलिए क्योंकि मैं इस सरकार की आतंकवाद, इस सरकार की देशद्रोही नीतियों के खिलाफ बोलता आया हूँ, लिखता आया हूँ। आर्मी को, प्रेसिडेंट को पहले से वार्न भी करता आया हूँ, और अगर प्रेसिडेंट, आर्मी वगैरह ने मेरी बात सुनी होती तो मणिपुर ना होता। एसीपी ने उसके बाद ये सब अभद्र शब्द एक महिला की उपस्थिति में कहे, तो ये महिलाओं पे भी जो है एक बहुत ही घिनौनी एक आंच आती है कि आप एक महिला की उपस्थिति में माँ बहन की गालियां निकाल रहे हैं। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, जो उसने कहा वो कहता रहा, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मेरे को धमकी दी गई कि जिन जिन ने तुम्हें सपोर्ट किया है उन सबके खिलाफ जो है हम अब मुकदमे चला देंगे, तुम सबको फंसाएंगे, तुम देखते जाओ, तुम्हारी 10-15 दिन जो है अब तुम्हें जेल में रखेंगे। और एक मल्टी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी एजेंसी मेरी इंटेरोगेशन का दे दिया कि आईबी बुलाओ, स्पेशल सेल बुलाओ, इंटेरोगेशन करो। मैंने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद हम वापस कर्तव्य पथ थाने आए। वहाँ पे शायद 1 घंटे बाद स्पेशल सेल आईबी वाले आए। उन्होंने जो भी 1-2 घंटा पूछताछ करी, और मैंने उनको सब जो उनके सवाल थे उसके जवाब दिए, बावजूद इसके कि मुझे ना अरेस्ट किया गया था, ना फॉर्मली डिटेन किया गया था। मेरा जो डिटेंशन भी इन्होंने किया, जो वायलेंटली, फोर्सफुली, पब्लिकली जिस तरीके से किया गया, ये लोगों को दिखाने के लिए ऐसे लगा होगा कि अगर ये कोई इंसान है, ये तो क्रिमिनल होगा, तभी इसको इतने बुरे तरीके से पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। 10-15 पुलिस वालों ने घेर रखा है, फिर एक गाड़ी आती है फिल्मी स्टाइल में आके, उसमें से पुलिस निकलता है, मुझे धक्का मुक्की करके मेरे को गाड़ी के पीछे बिठा देता है। ये सब इसके बावजूद किया गया कि मैं अकेले था। इसके बावजूद किया गया कि मेरे हाथ में ना कोई पोस्टर, ना कोई बैनर, ना कोई लाउड स्पीकर, ना कोई माइक, कुछ नहीं था। मैं सिर्फ वहां खड़ा था, और मैंने ये कॉल दी थी, इसीलिए मैं वहां खड़ा था। चाहे ये जो मर्जी कहें, अव्वल तो वहां पे ये डिसअलाउड नहीं है, लेकिन आप मेरे ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर कानून और ये धाराओं की धमकियां देते हैं, डिसअलाउ करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इस देश में लाखों गोलियां, हजारों बंदूकें, हजारों बम लोगों को ले जाने दिए गए? वहां कानून कहां था? और इसके बावजूद आज तक वो कोई भी उसमें से पकड़ा नहीं गया है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो मणिपुर गवर्नमेंट की पूरी गवर्नमेंट हो और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो, और यहाँ पे होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन सब की आज तक गिरफ्तारी के ऊपर कोई इन्होंने काम नहीं किया। वहां कानून कहां है? आप लोगों को डराने, धमकाने, दबाने के लिए कानून का दुरुपयोग करते हैं, उपयोग नहीं दुरुपयोग करते हैं, और ये बहुत समय से चलता आ रहा है, और अब ये और नहीं सहा जाएगा। तो इन एजेंसीज का शायद 2-1 घंटे चलता रहा, पूछते रहे आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आप कहाँ गए हो, क्या किया है, कहाँ रहे हो। डिस्पाइट कि मुझे कोई फॉर्मल ना अरेस्ट किया, ना मेरे को फॉर्मल कोई इन्होंने डिटेन किया, ना मुझे कोई नोटिस दिया, ना मुझे कोई फॉर्मली आपने इंटेरोगेट करने के लिए आपने कोई प्रोसेस फॉलो किया, आपका मन किया और आपने करवा दिया। ना मेरे लॉयर की मौजूदगी, बिना मेरे से पूछे पहले एसीपी ने मेरा बैग, यही बैग जो मैं कैरी करता हूँ अपने साथ, इसी बैग को पूरा खोल फाल के जबरदस्ती मुझसे लेके मेरी जेबों में मेरा पर्स, मेरा फोन, सारा सामान निकलवा के अपने टेबल पे फेंकवा दिया। और फिर उसके बाद में यही सारा सामान गो थ्रू किया, पहले एसीपी ने, एसएचओ ने, फिर ये इंटेरोगेशन के टाइम दूसरे एजेंसी के जो 3 लोग आए थे प्लस दिल्ली पुलिस का, उनमें जो एक साथ में ऑफिशियल था। तो कोई प्रोसेस आप फॉलो नहीं करेंगे, और यही वो तानाशाही है, यही वो अथॉरिटेरियनिज्म है, यही वो फासिज्म है कि आपका मन किया और आपने कर लिया जो चाहा। उनके सारे सवालों के बहुत अच्छे से, बड़े स्पष्ट से मैंने जवाब दिए, कोई चीज छुपाई नहीं, कोई चीज दबाई नहीं। फोन बार बार वो देखना चाहते थे, मेरा फोर्स कर रहे थे, बार बार फोर्स किया, और मैंने पहले तो बिल्कुल मना कर रखा था, कहते हम एफएसएल बुलाएंगे, जो आपने करना है वो कर लीजिए, आपका फोन डैमेज कर देना करना है कर लीजिए, मैं आपको फोन नहीं दूंगा। बहुत प्रेशर था, बहुत फोर्स किया, तब मैंने उनको अपना फोन तक अपने हाथ में रख के दिखाया। मैंने कहा फोन मैं आपको दूंगा नहीं, आपने जो देखना है मेरे हाथ में है फोन, आप बोलते जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी दिखाया, सब सेटिस्फैक्ट्री, सब हो गया।
उसके बावजूद मेरे को 3-4 घंटे वहाँ पे डिटेन करके रखा, रोक के रखा, धमकियां दी गई कि आपको अरेस्ट करेंगे, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका अजीब अजीब सवाल कि आपने 11 करोड़ रुपए का जो इनाम अनाउंस किया है इनके मोदी, शाह और चंद्रचूड़ की गिरफ्तारी के लिए, वो कहाँ से आएगा। मैंने बोला, मैंने तो आपको बड़ा क्लियरली अपने वीडियो में बोला है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, जिससे आपने मुझे बेदखल सा कर रखा है, मेरी प्रॉपर्टी में मुझे ही नहीं घुसने दे रहे, मेरी मेहनत की कमाई को आप मुझे एंजॉय नहीं करने दे रहे, तो मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच के, वो शायद 11 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन उसको डाउन साइड पे रखते हुए मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच के मैं वो पैसा इनकी गिरफ्तारी के लिए, जो भी इनकी गिरफ्तारी करेगा उनको इनाम में दूंगा। और ये मेरा ऑफर आज भी स्टैंडिंग है और ये रहेगा। और पैसा आएगा तो और जिन लोगों ने ऐसे कुकर्म किए हैं जिसके कारण ये देश आज वहां है, एक तकरीबन बर्बादी के कगार पे पहुंचा हुआ है, तो अगर मैं अपनी मेहनत से और कमा के अपनी कोई और प्रॉपर्टी बेच के अगर ये करना पड़ा, तो इस देश के लिए और इस देश के भविष्य के लिए पूरा का पूरा अपनी जायदाद मैं अब देने का मन बना चुका हूँ। तो आप मुझे रोक नहीं सकते, आप किसी को रोक नहीं सकते। आप लोगों की तानाशाही, गुंडागर्दी, गुंडा तंत्र, ये सब बहुत हो चला, अब ये और नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस कदम से शायद 10 लोग और इंस्पायर हों, और वो भी लोकली जो पुलिस, जो महकमे, जो हमारी सेवा के लिए हमने एम्प्लॉय किया इन लोगों को, ये राजा महाराजा बनके, शासक बनके बैठ गए हैं, तो शायद 10 लोग और इंस्पायर हों देश भर में, और वो भी कोई एक अच्छा ठोस कदम उठाएं ताकि इस देश में बदलाव आए। अंततः उस दिन तकरीबन 10:30 बजे, 11:15 बजे मुझे जो है रिलीज किया गया, वो भी इसलिए जब मैंने एक बिल्कुल इनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि आपने मुझे डिटेन किया क्यों हुआ है, आप ये बताइए। आपने पूरा दिन डिटेन किया, इलीगली मुझे आपने इंटेरोगेशन किया, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चनिंग करी, पहले एसएचओ ने, फिर एसीपी ने, फिर ये मल्टीपल एजेंसीज ने, ये क्यों? ना तो मैंने कोई लॉ तोड़ा, ना मैंने कोई आपका प्रोहिबिटरी ऑर्डर का जो है वो उल्लंघन किया, तो आप किस बेसिस पे आपने मुझे डिटेन कर रखा है? आपने क्वेश्चनिंग करनी थी, कीजिए, मैंने नहीं रोका। मैं रोकता भी तो आप रुकते नहीं। आपने जिस वायलेंट तरीके से एसीपी के यहाँ तक शब्द थे, गाड़ दूंगा यहीं पे, आंखें निकाल दूंगा, सीधा खड़ा हो, हाथ नीचे कर, अरे। और दुख की बात यह है कि ये दिल्ली के पॉशेस्ट एरिया, तुगलक रोड जो चाणक्यपुरी में आता है, ये पॉशेस्ट एरिया ऑफ दिल्ली का एसीपी है। आप सोचिए, मेरे जैसे इंसान जो एक स्वतंत्रता सेनानी का की लेगेसी रखता है, नानाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का नाती हूँ, और जितना काम मैंने इस देश की सुरक्षा के लिए कर दिया, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये बता सकता हूँ आपको कि आर्मी तक ने वो काम अभी तक नहीं किया। आर्मी के जनरल, आर्मी की जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा कि इतनी जो हथियारों की लूट हुई है, उससे ऑलरेडी मणिपुर में आर्मी के लोग मर रहे हैं, पैरामिलिट्री के लोग मर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल मर रहे हैं, किडनैप हुए हैं, इतने सिविलियंस जो हैं, टोटल 230 के आसपास लोग जो हैं वो वहां पे मर चुके हैं। और लेकिन क्या आर्मी को इससे फर्क पड़ रहा है? क्या आर्मी के जनरल्स को, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल्स को, किसी को फर्क पड़ रहा है? नहीं, किसी को ये फर्क ही नहीं है कि ये हथियार पूरे भारत के लिए खतरा है। पूरे भारत की आर्मी, पैरामिलिट्री, सिक्योरिटी फोर्सेस, सबके लिए सबसे पहला खतरा तो उनके लिए है। जिस दिन ये हथियार कहीं भारत में कहीं और इस्तेमाल हुए, तो फिर ये भागते फिरेंगे। यही काम, इसका एक छोटा सा अंश भी किसी और प्रदेश में अगर हुआ होता, तो इन्होंने उस पूरे प्रदेश को, उस पूरे प्रदेश के रहने वालों को, सबको इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया होता। लेकिन यहाँ पे उस एसीपी की जुर्रत और मजाल देखिए कि मैंने, जिसने इस हथियारों की लूट को रुकवाया, उसने मुझे आतंकवादी कहा। ये असली आतंकवादी हैं जो लोगों को मारने, जमीन में गाड़ने, आंखें निकालने, हाथ पैर तोड़ने, इनकी धमकियां देते हैं, डराने की कोशिश करते हैं ऐसे। और मैंने ये सब अब कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट सीपी, डीसीपी सबको ये लिखा है और बोला है कि आप इस एसीपी के खिलाफ, और कमिश्नर से लेके नीचे तक हर उस अधिकारी जिसने विदाउट प्रोसेस मेरा डिटेंशन किया, मुझे इलीगली इंटेरोगेट किया, उन सब के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। और साथ ही साथ मैंने अपने वकीलों को भी अब ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप इस एसीपी और इस महकमे और होम मिनिस्ट्री के खिलाफ आप डेफेमेटरी जो है एक केस डालिए, क्योंकि जिस तरीके से गंदी शब्दावली और जिस तरीके के इल्जामात इन्होंने मुझ पर लगाए, वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और ये मामला जिस भी कोर्ट में जाना होगा वहां तक जाएगा, और इनके साथ कानूनी धारा के तहत
ट्रीटमेंट किया जाएगा और जो भी ये चाहते हैं वो होने नहीं दिया जाएगा। ये देश कानूनों के हिसाब से चलेगा, ये देश देशवासियों के हित के हिसाब से चलेगा, ये देश इन आतंकवादियों, इन दहशतगर्दों के हिसाब से नहीं चलेगा। और आज के लिए आपको बस इतनी अपडेट देना चाहता था कि मैंने जो कॉल दी, मैं वहां गया, पूरे दिन जो मेरे साथ हुआ वो आपको बताया। अगला जो अब नेक्स्ट कदम होगा उसकी भी जानकारी आपको बहुत शीघ्र मिलेगी और मिलके हम सबको निडर होकर जो इस देश के हित में कदम है वो उठाने ही होंगे। और इस देश में जो देश की पुलिस, देश के एडमिनिस्ट्रेशन, देश की सरकारों ने जो आतंक फैला रखा है उसको अब खत्म करना ही होगा। अगर इस देश को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं और आप अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, गुंडों, मवालियों, आतंकवादियों, और आतंकवादी भी ऐसे लोगों के लिए जो है शब्द एक बहुत छोटा शब्द है। ये तो किसी और लेवल पे ले गए हैं कि आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी याचिका आखिरी दायर करी है पिछले महीने, उसमें लिखा है कि आज भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल और एडवांस्ड वेपन्स जो हैं वो भी खतरे में है, क्योंकि जो सरकार खुद बॉम्ब्स, बुलेट्स, गन्स, 7 लाख बुलेट्स ऑफिशियली दे दी गई हैं, 7,000 वेपन्स ऑफिशियली दे दिए गए हैं, 14,500 बम ऑफिशियली दे दिए गए हैं। तो जो सरकार ये सब कुछ कर सकती है और 10,000 आतंकवादी मणिपुर में क्रिएट कर सकती है, क्या उस सरकार को आप भरोसा कर सकते हैं कि आपके न्यूक्लियर आर्सेनल सेफ हैं, आपके एडवांस वेपन सेफ हैं और वो ऑलरेडी क्रिमिनल्स को और क्रिमिनल सिंडिकेट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये सब कुछ बेच नहीं रही होगी? ये देश को नोच के खा जाएंगे और दुनिया को आज इनसे खतरा है और इसकी कुछ चीजें पिछले कुछ दिनों में उभर के आई भी हैं। इस पर भी एक अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा कि इस पर भी मैंने कितना काम किया है पिछले 1-1.25 साल में, जिसपे दिल्ली पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया होता तो आज जो भारत की दुनिया भर में जो नाम खराब हो रहा है वो ना होता। इस वीडियो के लिए इतना ही और आपसे दोबारा फिर रूबरू होऊंगा। शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जुले, बाय।